अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि हम चैप्टर 12 एफएससी पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन प्लस कूलम लॉ देखेंगे कि ये दो टॉपिक हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना हम चार्जेस की जो स्टडी है ना वो एट रेस्ट में करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। लेकिन जो चार्जेस अगर एट रेस्ट पे हैं तो हम उनकी स्टडी चैप्टर 12 पे करेंगे। अगर इनके वही चार्जेस मूव करने लग पड़े तो वो करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो चैप्टर 13 में उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन चैप्टर 12 में अभी तक फिलहाल हमने चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करना और इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसके बाद चार्जेस क्या है, मतलब वो कहता है कि जो चार्जेस है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल मीन मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है ना वो चार्जेस है। तो इंट्रिंसिक का मतलब उर्दू में अंदरूनी होता है। अगर मैं आसान वर्ड्स में बोलूँ तो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। तो 100 डिग्री सी है, तो 100 डिग्री सी जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। 0.5 आप लीटर पानी 5 लीटर का पानी ले लो या 2 लीटर पानी ले लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ही होगा। जबकि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है ना ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, क्वांटिटी ऑफ मैस पे। अगर क्वांटिटी ऑफ मैस पे इसकी एक मिसाल ये ले लो कि अगर एक स्केल है जो काफ़ी लंबी है, लंबा उसकी हाइट बहुत लंबी है, मैंने स्केल को दरमियान से कट कर दिया, अब उसकी हाइट कम हो गई है। मतलब हाइट है ना वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। जब मैथ ज़्यादा थी, लेंथ ज़्यादा थी उसकी, तो तो हाइट ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने उसको दरमियान से कट करके उसका कुछ मास निकाल लिया तो उसमें कमी आ गई, उसकी हाइट में कमी आ गई, मतलब हाइट एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों को ना मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। अगर इनके बारे में मजीद स्टडी करनी तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है और उसे और बता दिया, और ये चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है। तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव है। फिर वो ना इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है आपकी बुक के इंट्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्सेस है जो दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट हैं, जो सिमिलर नहीं है, अनलाइक चार्जेस है, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिस तरह यहाँ ये फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दो नेगेटिव चार्जेस है तो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन भी की हुई है। और उसके बाद बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह पूछा जा सकता है। जो लाइक चार्जेस है ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कवर हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने स्टडी करना है कि कूलम्ब लॉ क्या है। तो 1984 में ना एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसने अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को ना मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहा, तो उसने एक लॉ पेश किया। उसके मुताबिक कि ना दो चार्जेस हैं उनके दरमियान यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिस तरह हमने पिछले साल में पढ़ा है, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो उसने यहाँ पर पॉइंट चार्जेस का वर्ड यूज़ किया। पॉइंट चार्ज वो छोटा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो ये पॉइंट चार्ज अगले टॉपिक में आएगा तो हम डिटेल से देखेंगे। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए ताकि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके दरमियान डिस्टेंस R है। तो जो उसपे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो डिपेंड करता है सिमिलर चार्जेस हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ऑपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन उन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अगर दो सेम चार्जेस हैं। और यही चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से। याद रखना ये डिस्टेंस सेंटर से होता है, इस चार्ज के सेंटर से और इस चार्ज के सेंटर से। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करके लिख दिया और इन प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया, तो यहाँ के कांस्टेंट आ गया। यहाँ के कांस्टेंट से मुराद है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट ये है।
ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो वीडियो पॉज करके बार बार देखिए। तो उसके बाद जो के है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू। नंबर वन, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। नंबर टू, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो मीडियम पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो जो यूनिट्स है ना, ये जो के है ये कूलम कांस्टेंट है, ये जो पीछे एक्सप्लेन किया है। तो जो मीडियम है ना, ये मीडियम पे किस तरह डिपेंड करता है ये अगली स्लाइड्स में आने वाला है, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। उसके बाद ये के है, ये के किसके इक्वल है, ये के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस है, तो अगर वो फ्री स्पेस में है तो फ्री स्पेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की परमिशन देता है, परमिट करता है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देता है, तो इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कितनी ज़्यादा फील्ड लाइन एक चार्ज की गुजर सकती हैं या दूसरे चार्ज तक पहुंच सकती हैं, तो इसकी एक वैल्यू है, ये 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो जो इसका यूनिट है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये यूनिट वगैरह वैल्यूज वगैरह याद रखना। अब यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये देख लो 3.14 पाई की जगह और ई नोट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और अब मुझे ये आंसर मिल गया के का आंसर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ये जो आंसर है ना, ये डिपेंड करता है, अगर ये वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ किस तरह, अगर मैं यहाँ पर ये मीडियम चेंज कर दूँ चार्जेस के दरमियान, या मैं उनका सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दूँ, तो ये दो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यही जो के की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर आपने पढ़ा है फिर इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर पढ़ा है ना, तो ये जो यहाँ पर के की वैल्यू है ना, यहाँ पर जो के है वो मैंने वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो अगली स्लाइड पे आते हैं। अब आपने ये जो यहाँ तक जो पढ़ा है ना, ये यहाँ तक ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब हमने देखना है कि फोर्स की कोई डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन भी है, तो वो डायरेक्शन क्या है, हमने वो डायरेक्शन देखनी है। तो जैसे ही हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन दोनों पता चल गई, तो हमें फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। तो प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस किया था। तो अब अगर आप इस फिगर पे गौर करें, तो यहाँ पर ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ पी ऑन ए, कि यहाँ इस ए पे ये बी फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए ये इधर मूव कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स ऑफ ए ऑन बी, कि ये ए इसको मूव कर रहा है तो इसलिए इधर जा रहा है, तो ये देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये बात समझ लगी। उसके बाद यहाँ पर देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि फोर्स, ये डी है इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और यहाँ पर ये डी है तो ये सी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देख लो फोर्स ऑफ डी ऑन सी, ये डी है ऑन सी है, ठीक है। और ये देखो फोर्स ऑफ सी ऑन डी, तो ये डी की वजह से इस तरफ जा रहा है। तो इसको ना आपकी बुक में किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह देख लो, तो आपकी बुक में F12 और F21 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम भी इसी तरह ही करेंगे। तो अब ये इस तरह मूव कर रहा है, तो ये ये कौन सी किसकी फोर्स की वजह से मूव कर रही है, चार्ज 2 की फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। ये फोर्स किस पे लग रही है, चार्ज 1 पे। जिस पे फोर्स लग रही है उसको आपने पहले लिख लेना, और जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर बाद में लिख लेना। तो ये F12। अब ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर देख लो ये यूनिट वेक्टर, ये अट्रैक्शन की वजह से ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना R12, अगर ये F12 है तो R12 वो भी इसी तरफ ही होगी। उसके बाद ये Q2 है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से। तो किस पे फोर्स लग रही है, चार्ज 2 पे, तो 2 पहले आ गया, किसकी वजह से लग रही है 1 से, तो 1 बाद में आ गया। तो ये F12। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर होगा वो भी इस तरफ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो फोर्सेस भी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ तक समझ, इसी तरह सेम यही फिगर है, सेम इसी फिगर में भी हो रहा है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको आपने कुछ समझना है। तो उसके बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो अगर मैंने डायरेक्शन निकाला तो मैं ये मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूंगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी।
तो डायरेक्शन को हमने पार्ट 1 के चैप्टर 2 में यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है। तो जहां पर भी मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ, डायरेक्शन का मतलब है मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड मुझे यूनिट वेक्टर, तो ये एक्चुअली में मेरी डायरेक्शन है। तो आगे देखो, अब ये देखो, ये एक चार्जेस है, ये दूसरा चार्ज है। मिसाल के तौर पर इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, सिमिलर चार्जेस है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरह डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो अब मैंने इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये देख लो किस पे फोर्स लग रही है, सेकंड चार्ज पे, किसकी वजह से फर्स्ट चार्ज पे, तो ये F21 और इसका यूनिट वेक्टर है R21। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो मुझे पता है फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना, तो मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने पहले निकाला हुआ प्रीवियस स्लाइड्स में, और डायरेक्शन के लिए मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। और मैं यही यूनिट वेक्टर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन और इस R21 की डायरेक्शन सिमिलर है। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो ये इस को रिपेल करेगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर F21 नहीं F12 होगा और R12 होगा। तो ये देख लो F12 और R12, तो F12 की मैं मैग्नीट्यूड लिख दूंगा और साथ R12 डायरेक्शन के तौर पर मैं यूनिट वेक्टर के साथ लिख दूंगा। तो ये वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड में, ये वाला पोर्शन डायरेक्शन में। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये मुझे प्रॉपर एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये साथ इनकी डिटेल्स लिखी हुई है, वो आपने खुद देखनी है। उसके बाद आपको पता है कि जो R21 है और यहाँ पर R12 आएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये R21 और R12 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन 1 के में ना R12 की जगह 21 की जगह मैंने R12 पुट कर दिया, R12 पुट कर दिया। ये देखो ये यहाँ पुट कर दिया, ये वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर ये -12 आ गया। तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ बाहर लिख दिया, तो पीछे बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², और ये R12 हैट यहाँ पर आ गया। यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो यहाँ पर ये देख लो, ये नेगेटिव साइड बाहर आ गया। तो इतना पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये नेगेटिव को निकाल के ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा इसके इक्वल है F12 के इक्वल। तो मैंने क्वेश्चन 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया F12 इज इक्वल टू माइनस F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये वेक्टर है। तो कूलम चलाए ना, ये इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद रखना है। और ये यहाँ से भी नजर आ रहा है कि जो F12 है ये यहाँ पर जा रहा है, तो और F21 है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर ये F12 है, यहाँ पर ये F21 है, तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो समझ लग रहा है यहाँ नेगेटिव साइन, लेकिन इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। तो उसके बाद जो सीन है ना, यहाँ पर अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है मीडियम का रोला, कि मीडियम का क्या चक्कर है। अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि फ्री स्पेस है, तो मैं उसको ई नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उसके दरमियान ई नोट से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मतलब व्हेन मीडियम इज फ्री स्पेस, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², और K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मीडियम आ गया, तो अब ये मीडियम की वजह से ना, ये जो फील्ड लाइन है ना चार्ज की, ये इसको परमिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम से कम फील्ड लाइन यहाँ से गुजरेंगी, तो परमिटिविटी कम होगी। तो अब मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, अब यहाँ पर परमिटिविटी कम होगी, कोई न्यू वैल्यू आ गई है, उस न्यू वैल्यू को मैंने EM से रिप्रेजेंट कर दिया, EM से। तो वही EM की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EM। अब मैंने ई नोट नहीं पुट कर रहा, मैं EM पुट कर रहा हूँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब मैंने EM की वैल्यू पुट करनी है। अब EM हम यहाँ पर ना, ये ER हम ना रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी होता है कि यहाँ पर जो E नोट है, यहाँ पर EM है, ये कितनी कमी आई है, हम उसको रिलेटिव हम डिवीजन क्यों करते हैं, मुझे यहाँ पर यूनिट प्लस क्वांटिटी चाहिए। यूनिट प्लस क्वांटिटी क्यों चाहिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लग भी जाएगी समझ। तो फिलहाल आप ये याद रखो कि मैंने E मीडियम को और E फ्री स्पेस को मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी मिल गई। फिर मैंने जो EM है ना, जो EM को एक तरफ रखा, E नोट को इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे ER E नोट इज इक्वल टू EM मिल गया। और वही EM की वैल्यू ना, EM की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरी जो मेन क्वेश्चन है वो ये बच गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट E नोट ER Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये मुझे फॉर्मूला मिल गया, ये बुक के अंदर है। तो ये कब है, ये तब आएगा जब इन दोनों के दरमियान मीडियम है। मीडियम क्या है, कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, तो ये आएगा।
तो यहाँ से मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, तो क्या होगा, फ्री स्पेस में इतनी वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मेरे दरमियान मीडियम आ गया तो मुझे ई आर से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि जब भी मीडियम आएगा ना, तो मेरी वैल्यू, मेरी ना फोर्स फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, ई आर टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी देख सकता हूँ, अगर ये मेरे दो चार्जेस इनके दरमियान मीडियम आ गया तो मेरी ये वाली फोर्स है, ये तब फोर्स थी जब फ्री स्पेस थी, लेकिन जैसे ये मीडियम आ गया मेरी फोर्स कम हो गई, फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगी। कितनी कम होगी, ई आर टाइम, ई आर टाइम कम होगी। हमें पता है ई आर की वैल्यू क्या है, ई एम डिवाइडेड बाई ई नोट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर यूनिटलेस क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मुझे यूनिटलेस क्वांटिटी मिल जाएगी, क्योंकि इसका भी यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट सेम है। जब दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो मुझे ई आर की वैल्यू यूनिटलेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लो एफ मीडियम किस तरह आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को ये वाली क्वेश्चन है ना, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/ER टाइम एफ, इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो एफ है ना, ये कौन सा एफ है, जो ये जो फ्री स्पेस वाला एफ है, तो मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ये मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, और ये जो ई आर मैंने यहाँ साथ लिख दिया। तो ये जो एफ मीडियम है ना, एफ मीडियम है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसको पिछली स्लाइड में जिस तरह पढ़ा है, इसको इस तरह भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने इस तरह किया है, यहाँ मैं इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड सिंपल लगता है और कौन सा मेथड आसान लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस हैं, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर ये दो चार्जेस है, एक चार्ज है, एक चार्ज, इनके दरमियान फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, तो अगर फोर्स की वैल्यू मेरे पास 200 है, 200 न्यूटन। अगर इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ गया, ये मीडियम आ गया, अब क्या होगा, अब ये मैंने एक्सप्लेन करना है। इनके दरमियान अब एफ मीडियम कैलकुलेट करो, एफ मीडियम कैलकुलेट करो, तो वो किस तरह कैलकुलेट करनी है, वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, ये वाला फॉर्मूला, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ई आर। तो ई आर की वैल्यू मुझे गिवन होगी, ई आर की वैल्यू मैं कह देता हूँ वो 10 है, ई आर की वैल्यू 10 है। तो जो एफ मीडियम है ना, एफ 10 वो किसके इक्वल होगी, 200 डिवाइडेड बाई 10, 200 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगी ये। तो ये जो एफ मीडियम है ना वो 20 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरी पहले 200 थी फोर्स जब कोई स्पेस नहीं थी, जैसे ही इन दोनों के दरमियान कोई मीडियम आ गया तो मेरी न्यू फोर्स वो 20 न्यूटन होगी, मतलब कम होगी। कहने का मकसद ये है कि जब भी चार्जेस के दरमियान मीडियम आएगा तो मेरी फोर्स कम हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी ये लेक्चर। तो खुदा हाफिज़।